हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन राहुल क्लासेस। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटेंसी का, जिसका नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट है। हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कैश अकाउंट प्रोवाइड नहीं कर पाता, और कब बनाते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा कितने पार्ट्स में कैटेगराइज है। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। उन एक्टिविटीज़ को अब हम अपनी सेपरेट वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम अपनी वीडियो में इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी को डिटेल में पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मीनिंग पढ़ा था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग term assets and investments. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एज द नेम सजेस्ट, यहां पर हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। तो या तो हमने इन्वेस्टमेंट को एक्वायर किया हो, एक्विजिशन मतलब एक्वायर मतलब परचेज किया हो हमने, डिस्पोजल मतलब हमने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को या फिक्स एसेट्स को सेल किया हो। तो इन्हीं दो पॉइंट्स का जिक्र होता है हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैश फ्लो में हम इनफ्लो या आउटफ्लो का जिक्र करते हैं, कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो का। अगर आप फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो आपके फंड्स का आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो ऑफ कैश एक माइनस की आइटम है। अगर आप सेल करते हैं अपने फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स को तो फंड्स का इनफ्लो होगा। इनफ्लो ऑफ कैश प्लस की आइटम है। नेक्स्ट है, जब आप फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो फर्स्ट नंबर पे आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है। वो एक लेंथी टॉपिक है, उसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए मैं पॉइंट नंबर डाल रहा हूं बी। ए पॉइंट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए रखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हेडिंग देंगे और ये दो पॉइंट्स लिख देंगे हम। ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो आप फॉर्मेट कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो पहली लाइन लिखेंगे हम, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ fixed assets and investments। प्लस की आइटम है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे हम परचेज के लिए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अगर परचेज कर रहे हैं हम तो कैश का आउटफ्लो होगा, माइनस की आइटम है इसलिए इसको ब्रैकेट में शो करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो दो लाइन ये तो मीनिंग में ही आपके फॉर्मेट में इंक्लूड हो गई।
थर्ड लाइन है आपके फॉर्मेट के अंदर, थर्ड एंड लास्ट लाइन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है तो उससे रिटर्न्स भी तो आएंगी। वो रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट की वजह से ही आए हैं, इसलिए वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट रहेंगी। कौन कौन सी रहेंगी वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स? रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव एंड इंटरेस्ट रिसीव। कोई भी एक्स्ट्रा आइटम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की आपको किसी भी क्वेश्चन में परेशान नहीं करेगी। आप जितने भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव में से ही कुछ होगा। मान लीजिए आपने कहीं पे कोई प्लॉट लिया है, पैसा इन्वेस्ट किया है और उसे आपने रेंट पे दे दिया है, तो रेंट रिसीव हुआ, इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हुआ। सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए हैं, तो आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया पैसा, वहां से आपको डिविडेंड मिला, ये डिविडेंड भी इन्वेस्टमेंट की वजह से ही आपको मिला। अगर आपने किसी कंपनी के डिवेंचर्स परचेज कर लिए हैं तो वहां पे आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो ये इंटरेस्ट रिसीव भी आपको डिवेंचर के इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हुआ है। तो जो भी हमारी इनकम्स हो रही हैं ये इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रही हैं, इसलिए ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का ही पार्ट रहेंगी। ये मीनिंग और ये फॉर्मेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट खत्म। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, वो हम जब एडजस्टमेंट वाले पॉइंट्स पे आएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में जब एडजस्टमेंट वगैरह भी दे रखी हो तो क्या क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा चीज़ें तब पढ़ाएंगे। फॉर्मेट इन 3 लाइन से ज़्यादा कभी नहीं आएगा आपका। अब ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी पैसा रिसीव हुआ है, इनफ्लो की आइटम है, इसलिए ये भी प्लस की आइटम आ जाएगी। इन तीनों एक्टिविटीज़ का हम टोटल कर देंगे, टोटल माइनस का भी आ सकता है, टोटल प्लस का भी आ सकता है, और टोटल के सामने हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फ्रॉम और यूज्ड इन का क्या मतलब है यहां पर? अगर आपके सारे पॉइंट्स का टोटल प्लस में आता है तो आप लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम। अगर आपके तीनों आइटम्स का टोटल माइनस में आ जाता है तो आप लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में इतना ही है। अब जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब कुछ बच्चों का परसेप्शन रहता है कि आंसर प्लस में आए तो अच्छी पोजीशन है, माइनस में आए तो बेकार पोजीशन है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर अगर माइनस में आया है तो इसका मतलब खराब पोजीशन नहीं है फर्म की। माइनस में आने का मतलब है कि आपने असेट्स परचेज ज़्यादा किए हैं, इन्वेस्टमेंट की है आपने, तो ये तो अच्छी बात है ना कि हम कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका आंसर प्लस में आया है इट मीन्स आपका डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो वो अच्छी पोजीशन थोड़े ना है। तो ये चीज़ें आपका कैश अकाउंट नहीं बताता, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज कंपेयर टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हम अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मीनिंग क्या सीखा था कि ऐसी एक्टिविटीज जो ऑनर्स इक्विटी या बोरिंग्स ऑफ द एंटरप्राइज में चेंज ला दे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेट समझने के लिए कि जनरली
आप जो फाइनेंस अरेंज करते हैं, जनरली जो आप फाइनेंस अरेंज करते हैं वो या तो आप शेयर से अरेंज करते हैं, इट मे बी इक्विटी और प्रेफरेंस, या आप डिवेंचर्स से इश्यू करते हैं, या आप बैंक लोन लेते हैं। तो अगर हम शेयर्स इश्यू कर रहे हैं या डिवेंचर्स इश्यू कर रहे हैं या बैंक लोन ले रहे हैं, तो जैसा हमने पढ़ा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इनफ्लो या आउटफ्लोज का ही जिक्र करते हैं। तो अगर आप शेयर्स इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो के आइटम है प्लस। अगर आप शेयर्स को रिडीम या बायबैक करेंगे, अभी समझेंगे कि बायबैक क्या होता है, तो पैसा जाएगा आपका माइनस के आइटम है। ठीक इसी तरह डिवेंचर्स में अगर आप डिवेंचर इश्यू करते हैं तो प्लस की आइटम है, पैसा आएगा। अगर आप डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं तो आपका पैसा जाएगा माइनस के आइटम है। अगर आप बैंक लोन लेते हैं तो पैसा आएगा, प्लस की आइटम है। और अगर आप बैंक लोन रीपे करते हैं तो पैसा जाएगा। तो अगर आपको मीनिंग अच्छे से लर्न है, समझ के याद किया है आपने मीनिंग, जैसा हमने कल की वीडियो में भी बताया था, तो फॉर्मेट अपने आप लर्न रहेगा। हमने देखा था कल कि या तो आप ऑनर्स इक्विटी से पैसा अरेंज करते हैं या बोरोइंग से, और इनफ्लो और आउटफ्लोज का जिक्र करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरी में। अगर शेयर्स इशू हुए हैं आ जाएगा पैसा, रिडीम हुए हैं चला जाएगा पैसा। डिवेंचर्स अगर इशू हुए हैं, इनफ्लो है आ जाएगा पैसा, रिडीम हुए हैं आउटफ्लो है चला जाएगा पैसा। बैंक लोन अगर हमने लिया है आ जाएगा पैसा, रीपे किया है चला जाएगा पैसा, इनफ्लो आउटफ्लो है रेस्पेक्टिवली। उसके बाद ये 6 लाइनें हम फॉर्मेट में लिखेंगे अभी, जो आपको शायद समझ में आ गई है। अब जैसे हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट समझा था कि परचेज और सेल आता है, बस वो मीनिंग में ही कवर हो गया था हमारा। ऐसे ही हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो मीनिंग पढ़ा कि ऑनर्स इक्विटी या बोरोइंग्स में चेंज आ जाए तो फाइनेंसिंग का मीनिंग होता है। तो मीनिंग के अंदर हमारे 6 लाइनें कवर हो गई जो फॉर्मेट में हम लिखने वाले हैं। कुछ आइटम्स ऐसी भी होती हैं जो फाइनेंस अरेंज करने की वजह से बियर करनी पड़ी है हमें, इसलिए वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। जिस तरह मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में कहा कि इन्वेस्टमेंट किया आपने इसलिए रिटर्न आया, इसलिए वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट था। ठीक इसी तरह अगर आपने फाइनेंस अरेंज किया है, अगर आपने फाइनेंस अरेंज किया है तो कुछ एक्सपेंसेस भी तो आपको बियर करने पड़ेंगे। वो एक्सपेंसेस भी तो आपके फाइनेंस अरेंज करने की वजह से आए, इसलिए वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट रहेंगे। तो 6 पॉइंट को मैं नंबर दे रहा हूं। अब नेक्स्ट जो आइटम्स हैं, 3 आइटम्स हो रहे हैं हमारी। अगर आपने शेयर्स इश्यू किए हैं तो डिविडेंड देना पड़ सकता है आपको, और डिविडेंड हम 2 तरीके से देते हैं, या तो फाइनल डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड। एक ऐसा डिविडेंड होता है जो आपने अपनी कंपनी की मीटिंग्स में प्रपोज किया हो कि हम इस साल इतना डिविडेंड दे देंगे। एक ऐसा डिविडेंड होता है जो आपने विद इन द ईयर मतलब ड्यूरिंग द ईयर दे दिया हो, वो इंटरिम डिविडेंड होता है।
अगर आपने डिवेंचर इश्यू किए हैं या बैंक लोन इश्यू किया है, सॉरी लिया है, तो आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस बियर करने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट पेड एक और एक्सपेंस हुआ जो आपका फाइनेंस अरेंज करने की वजह से हुआ है, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट रहेगा। अभी जो मैंने मीनिंग समझाते हुए फॉर्मेट की लाइनों को एक्सप्लेन किया है, इसे मैं फॉर्मेट के वे में लिख के दिखाऊंगा आपको, और आपको फॉर्मेट लर्न हो जाएगा पूरा अगर आपने मीनिंग अच्छे से समझा है तो। अभी मैं आपको फॉर्मेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का लिख करके दिखा रहा हूं, जो हमने 8-9 लाइनें समझी है कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। जैसे हमने कहा कि 3 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसलिए हम उसको कल सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को हमने बी पॉइंट से डिनोट किया है, ए पॉइंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए रखेंगे और सी पॉइंट में डिनोट कर रहा हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए। तो हेडिंग देंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहले प्लस की आइटम लिख रहा हूं मैं, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। वो शेयर्स इक्विटी भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन। प्लस की आइटम है इसलिए ब्रैकेट में शो नहीं होंगी। उसके बाद माइनस की आइटम लिख रहा हूं मैं, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को वापस रीपे कर रहे हैं तो रिडम्पशन वर्ड यूज नहीं होता, बायबैक वर्ड यूज होता है। बायबैक मीन्स अपनी ही चीज को अपने आप खरीद लेना, वापस से खरीद लेना। तो कंपनी को जब अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना होता है और उसके पास सरप्लस फंड्स होते हैं, तो अपनी शेयर कैपिटल को कम करने के लिए वो अपने शेयर अपने आप खरीद लेती है, जिसे हम बायबैक कहते हैं। अगर ये वीडियो हम स्कूल वाले बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर आपको कहीं परेशान नहीं करेगा, पूरे चैप्टर में बायबैक नहीं आता है। कॉलेज वाले बच्चों के हिसाब से बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इंपॉर्टेंट है, आएगा। उसके बाद है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हम रिडम्पशन वर्ड ही यूज करते हैं। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। ये 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, 3 प्लस के 3 माइनस के। मीनिंग के हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो लर्न ही रहेगा, फॉर्मेट भूलेंगे ही नहीं। मैक्सिमम बच्चों का डाउट होता है कि हम तो भूल जाते हैं, रटते हैं तो भूलते हैं, समझ के पढ़ेंगे तो भूलेंगे ही नहीं कभी, बार बार रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमने कहा कि कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो इन्वेस्टिंग की वजह से हुई हैं, इसलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गई थी। कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो फाइनेंस अरेंज करने की वजह से हमें बियर करनी पड़ी है, वो फाइनेंसिंग में आ जाएंगी। वो लास्ट वाली 3 आइटम्स हमारी, एक फाइनल डिविडेंड पेड,
एक इंटरिम डिविडेंड पेड, एक इंटरेस्ट पेड। ये भी तीनों माइनस की आइटम है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है। अब लास्ट में वैसे ही सारे अमाउंट्स का हम टोटल करेंगे। वो टोटल माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। टोटल के सामने क्या लिखेंगे हम? नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बताया था, अगर आंसर आपका टोटल आपका प्लस में आता है तो आप लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम, और अगर आपका माइनस में आता है तो आप लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मीनिंग और फॉर्मेट मैंने एक्सप्लेन किया है। अब कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग हमारा रहता है, वो एक्सप्लेन करेंगे। कल की क्लास में हमने कैश का मीनिंग तो डिस्कस कर लिया था, कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग रहता था हमारा। तो हमने इतना बताया था बस कि ये कैश नहीं होता, कैश के इक्वल होता है। जब हमारा मन करे तब हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब डिटेल में मीनिंग समझ लेते हैं इसका। कैश इक्विवेलेंट्स are the short term highly liquid investments which are readily convertible into non amount of cash without much increase or decrease in the वैल्यू। समझते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स हम किसी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। कैसे इन्वेस्टमेंट्स? जो शॉर्ट टर्म है। अब आप सोच रहे होंगे कि शॉर्ट टर्म तो करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स का हमने मीनिंग पढ़ा हुआ है। करंट एसेट्स आर दोज विच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। अब 1 ईयर का मतलब विद इन 1 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर का मतलब विद इन 11 मंथ भी हो सकता है। बट ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये हाईली लिक्विड होती हैं। 11 महीने का टाइम नहीं लगेगा इनको कैश में कन्वर्ट होने में, हार्डली 90 डेज का। एक बार रिपीट करता हूं मैं अपनी बात। कैश इक्विवेलेंट्स हम किसी इन्वेस्टमेंट्स को ही कह रहे हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं। शॉर्ट टर्म भी कितनी शॉर्ट टर्म? हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड मीन्स जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। कितना जल्दी? हार्डली 90 डेज में। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो रेडी हैं कन्वर्ट होने के लिए कैश में। कितने कैश में? जनरली हमें नॉन होता है कि हमें कितना पैसा मिलने वाला है, इसीलिए बाद में हमने लिखा है विदाउट मच डिक्रीज या इंक्रीज इन द वैल्यू। इट मीन्स रिस्क जो है यहां पर नाम मात्र होता है।
ऐसा नहीं हो सकता कि कैश इक्विवेलेंट ने आपको बहुत ज़्यादा अमीर या बहुत ज़्यादा गरीब बना दिया है, थोड़ा बहुत रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये कैश इक्विवेलेंट्स का एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या आप कह सकते हो मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जो भी हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बीएसटी का टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। वो जनरली आप कह सकते हो कि कैश इक्विवेलेंट्स के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, कुछ फ़ायदा हुआ होगा, आपका क्लियर हो गया होगा आपको इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कुछ मिस्टेक्स हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, कुछ सजेशन दें ताकि हम कुछ और बेटर कर सकें। थैंक यू।